मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल कैलकुलस के इस वीडियो में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है कर्वेचर यानी कि वक्रता। कर्वेचर किसे कहते हैं या कर्वेचर का मीनिंग क्या है। तो मान लेते हैं, देखिए हमने अगर अब सपोज़ हमने एक ये कर्व बनाया, तो इस कर्व में ये जहाँ से ये बेंड होता है ये P है, ये इसका कर्व हो गया, ये इसका मोड़ हो गया। इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा और बेंड करूँ तो ये इसका कर्व हो गया, ये इसका। इसी तरह से मान लीजिए मैं और भी बेंड करूं, ये हो गया इसका तीसरा कर्व हो गया। तो इस तरह से जो ये भिन्न भिन्न कर्व है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो पहला कर्व है इसकी अपेक्षा दूसरा और दूसरे की अपेक्षा तीसरा कर्व अधिक तीव्रता से मुड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वक्रता की अपेक्षा इसकी और इसकी वक्रता की अपेक्षा इसकी और इसकी वक्रता की अपेक्षा इसकी वक्रता ज़्यादा है। तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि वक्रता का अंतर जिसमें अधिक हो, जिन वक्रों में वक्रता का अंतर सबसे अधिक हो, वो उसमें उसकी जो वक्रता है उसके अकॉर्डिंग अगर अधिक है तो वो ज़्यादा बेंड हो जाता है। ठीक है। अब लेकिन इसको हम नाप तो सकते नहीं हैं, तो इसके लिए हम एक दूसरी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन देते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? द एक्ट ऑफ कर्विंग, मुड़ने की प्रक्रिया, या स्टेट बीइंग कर्व, ऐसी स्थिति जिसमें कि वो मुड़ता है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लेते हैं कि हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। इसमें हमारे पास में एक कर्व है, ये इस कर्व को सपोज मैंने एल और एम नाम दिया। इस कर्व पे मान लेते हैं कि कोई पॉइंट पी लिया और इसी के पास में दूसरा पॉइंट क्यू लिया। तो अब हम क्या देखते हैं कि एल एम हमारा एक कर्व है, इस पे P एक बिंदु है और Q इस पे बिंदु है। अब हम P और Q पे परपेंडिकुलर डालते हैं। तो हमने यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला, सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, हमने यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला, इसी तरह से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला Q पे। ये सपोज़ यहाँ पर आकर के मिलती है, तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमने N से डिनोट किया, तो जो परपेंडिकुलर डाला उससे पॉइंट N पर आकर मिलती है, दोनों परपेंडिकुलर Q टू P। अगर हम इस Q पॉइंट को इस P पॉइंट तक पहुंचाते हैं, सपोज़ कि हम Q टेंस टू P करते हैं, तो वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो Q टेंस टू P करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस N में मिल जाएगा और मिलते हुए सपोज़ ये यहाँ पर C पर पहुँचता है। तो जब Q टेंस टू P होगा तो हमारे पास में N टेंस टू कितना हो जाएगा? C हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर Q बिंदु पर जो कर्व लिया है, ये हमने जो Q बिंदु पर कर्व लिया है उस पर हमने कोई प्रतिबंध नहीं लिया है कि ये P के इस साइड हो या ये P के इस साइड हो, ये हम इसको कहीं भी ले सकते हैं। तो इस P को क्या कहते हैं? पॉइंट P, और जो ये C है, बिंदु C, पॉइंट C को हम पॉइंट P का वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो C पॉइंट है ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और जो ये C और P की जो डिस्टेंस है, यहाँ से C से लेकर के और जो ये P यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम वक्रता त्रिज्या, और CP इक्वल टू क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वक्रता त्रिज्या। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ये कर्व है, एक बार दोबारा से देखेंगे, ये जो हमारा कर्व है LMN, इस कर्व पे हमने दो पॉइंट लिए हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। इन दोनों से हमने परपेंडिकुलर डाला, इस परपेंडिकुलर P से N और Q से जो डाला है वो दोनों N पॉइंट पे मिलते हैं। जब Q टेंस टू हमने P किया तो वो C बिंदु पर हमको मिलता है। तो जो हमारा C पॉइंट है, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और CP जो डिस्टेंस है हमारी C से लेके P तक को, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और यहाँ पर यदि हम CP का अपोजिट कर दें, व्युत्क्रम कर दें, यदि हम
CP का रेसिप्रोकल करें, यानी 1/CP। तो ये क्या कहलाएगा, 1/CP को पॉइंट P पर वक्र की वक्रता यानी कि कर्वेचर ऑफ कर्व कहते हैं। ये वक्र की वक्रता यानी वक्रता कहते हैं हम, और इसे हम रो से प्रेजेंट करते हैं जनरली। यहाँ पर C हमारे पास में केंद्र है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और CP हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर्वेचर को पूरे को डिस्कस किया। अब हम फॉर्मूलेज निकालेंगे जिन फॉर्मूले से हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी हो। अब हम वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र यानी फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस। अब इस पे हम एक कर्व खींचते हैं, ये हमने कर्व लिया। इस कर्व पे ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम ए से डिनोट करते हैं। इस पे हमने कोई पॉइंट P लिया और यहाँ पर कोई पॉइंट हमने Q लिया। तो इस P और Q पॉइंट पर, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये A to P तो डिस्टेंस हो गई और Q से P तक की डिस्टेंस हमने डेल्टा S ले ली। अब हम परपेंडिकुलर खींचे, ये हमने खींचा, ये Q पे हमने परपेंडिकुलर खींचा। अब ऐसे ही P पे हम टेंजेंट खींचते हैं, तो ये हमने P पे टेंजेंट खींचा, तो इसको हम डिनोट करते हैं T से। P और T, और इसका एंगल हम होता है, हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया, कर्व के किसी बिंदु पर जब टेंजेंट खींचते हैं तो उसका इनिशियल लाइन, ये जो हमारी इनिशियल लाइन है, इस इनिशियल लाइन से जो एंगल बनता है वो उसे हम साई से डिनोट करते हैं। इसी तरह से हम एक Q के ऊपर भी एक टेंजेंट लेते हैं। इस Q के ऊपर जो हमने टेंजेंट लिया है, इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये जो हमारा एंगल है ये साई प्लस डेल्टा साई हो जाएगा और इसको हम T डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जो हमने ये बनाया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमारी क्या हो जाती है, पॉइंट N था। जब ये Q टेंड्स टू P होता है तो ये C हो जाता है, ये मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो जब ये वाला एंगल हमारा साई है और ये साई प्लस डेल्टा साई है, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाता है, 90 माइनस साई प्लस डेल्टा साई, क्योंकि ये पूरा का पूरा 180 होता है। तो 180 माइनस ये पूरा हमारा होता है 180 माइनस ये पूरा 180 होता है। ये वाला जो हमारा एंगल है पूरा का पूरा 180 होता है। इसमें से ये साई प्लस डेल्टा साई निकल गया, तो ये जो हमारे पास में एंगल बचा, ये वाला एंगल हमारे पास में हुआ 180 माइनस साई प्लस डेल्टा साई। और हमें पता है एंगल, तीनों एंगल का जोड़ जो 180 होता है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये बचा हमारे पास में डेल्टा साई। तो इस तरह से हमने ये एंगल निकाला। जब ये एंगल डेल्टा साई है तो इससे क्रॉस पे यहाँ पर भी ये डेल्टा साई होगा। जब ये एंगल डेल्टा साई है, ये एंगल डेल्टा साई है, तो इसके टेंजेंट से यहाँ से ये मिल रहा है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी डेल्टा साई होगा। अब दोबारा से समझाते हैं। मान लीजिए कि हमने एक कर्व लिया है ए पी और Q, ये हमने एक कर्व लिया है। इस कर्व पे P का हमने कोई पॉइंट लिया है और ये भी मान लिया है कि Q इसके पास में कोई एक पॉइंट है जो कि P के पास में है, निकटवर्ती बिंदु है। मान लीजिए कि कर्व का स्थिर बिंदु हमारे पास में A है। A से P तक जो हमारी डिस्टेंस है वो S है, और इसी तरह से P से Q तक की डिस्टेंस हमारी डेल्टा S है। A से Q तक की S प्लस डेल्टा S है, इसलिए P से Q तक की डेल्टा S है। अब हम P और Q पर जो हमने टेंजेंट खींची है P और T, ये हमने P और T ये जो टेंजेंट खींची है, और साथ में ये हमने टेंजेंट खींची है Q और T डैश, जिसे हमने एक्स एक्सिस के साथ फाई प्लस डेल्टा साई कौन लिया है, साई को एंगल और साई प्लस डेल्टा साई एंगल लिया है। अब ये एक दूसरे से सपोज यहाँ पर ये R बिंदु पर मिलते हैं,
और ये भी मान लिया कि इस P और Q से जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींची है ये पॉइंट N पर मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अतः दैट इज़ तो एंगल PNQ भी हमारे पास में कितना हो गया, डेल्टा साई। अब जैसे जैसे Q टेंडिंग टू P होता है, जैसे जैसे Q टेंस टू P होता है वैसे वैसे मैंने आपको बताया था N टेंस टू C हो जाता है, C की तरफ प्रवृत्त होगा। तो हम जब P और Q को मिलाएंगे तो यहाँ से मैं इसको ये डेल्टा जो लिखा हुआ, सॉरी पूरा कर्व मिट गया, तो यहाँ से हम इसको P और Q को मिला देते हैं, इसकी कॉर्ड बना लेते हैं हम यहाँ से। ये इसकी कॉर्ड हो गई। ये यहाँ पर जो डिस्टेंस थी ये डेल्टा एस थी, ये मैंने आपको बताया था। उस डेल्टा एस को मैंने मिटाया तो सॉरी थोड़ा सा ये कर्व मिट गया था, वापस से बना दिया मैंने इसको कर्व को। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो एंगल है, जो ट्रायंगल PNQ है, कौन सा, ये वाला जो एंगल है PN और Q, हमारे पास उसके लिए जो साइन फॉर्मूला है ट्रायंगल PNQ के लिए, साइन फॉर्मूले से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, PN अपॉन कॉड PQ विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ NPQ अपॉन साइन ऑफ PNQ। यहाँ पर ये NPQ ये वाला एंगल हुआ, ठीक है, और नीचे होगा PNQ यानी ये वाला एंगल। तो ये हमारा साइन का फॉर्मूला होता है कि हम भुजाओं को जिस अनुपात में डिवाइड करते हैं उसी अनुपात में हम एंगल को डिवाइड करते हैं। इसको आगे हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ NPQ अपॉन साइन ऑफ TR T'। यहाँ पर देख लीजिए PNQ में यही वाला एंगल है TR T', ये जो एंगल बनता है ये वाला, और ये भी डेल्टा साई है और ये भी डेल्टा साई है। तो यहाँ पर विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास में साइन ऑफ NQP अपॉन साइन ऑफ डेल्टा साई। साथ ही when delta S tending to 0 that implies delta psi tending to 0, जिससे हम क्या देखते हैं PC इक्वल टू P पर वक्रता त्रिज्या कर्वेचर, ठीक है, P पर कर्वेचर इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा S टेंडिंग टू 0 इंटू PN, और विच इज़ इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा साई टेंडिंग टू 0। जब डेल्टा S टेंडिंग टू 0 है तो डेल्टा साई टेंडिंग टू भी 0 हो जाएगा। और PN को हम क्या लिखेंगे, कॉड PQ इंटू साइन ऑफ NPQ। यहाँ से PN इक्वल टू ये यहाँ से हमने लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, PNQ अपॉन साइन ऑफ डेल्टा साई, और लिमिट डेल्टा साई टेंडिंग टू 0 कॉड PQ अपॉन डेल्टा S इंटू डेल्टा S अपॉन डेल्टा साई इंटू डेल्टा साई अपॉन साइन ऑफ डेल्टा साई। यहाँ पर इंटू साइन ऑफ NQP। यहाँ पर हमने डेल्टा S से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और डेल्टा साई से ऊपर नीचे गुणा कर दिया इस वाली इक्वेशन में, बाकी एज इट इज़ लिख दिया इसको। बट व्हेन डेल्टा साई टेंडिंग टू 0 देन कॉड PQ अपॉन डेल्टा S इक्वल टू 1, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ये टेंडिंग टू 1 हो जाता है, ये टेंडिंग टू 1 हो जाता है। एंड डेल्टा साई अपॉन साइन डेल्टा साई व्हेन लिमिट डेल्टा साई टेंडिंग टू 0 हो,
ये भी 1 हो जाता है, 1/1, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा साई इक्वल टू हो जाता है डी एस अपॉन डी साई। दैट इम्प्लाइज एंगल एन क्यू पी टेंडिंग टू π/2, बिकॉज ये जो एंगल एन पी क्यू है, एन क्यू पी है, ये एन क्यू पी, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर डाला था यहाँ से, ये मैंने आपको बोला था कि अपने ये परपेंडिकुलर डाला है, तो ये हमारा π/2 हो गया। तो एंगल एन क्यू पी इज इक्वल टू π/2 माइनस एंगल पी क्यू टी डैश, और एंगल पी क्यू टी डैश टेंस टू 0 हो जाता है। इसलिए पी सी इज इक्वल टू 1 इंटू डी एस अपॉन डी साई इंटू 1 इंटू साइन ऑफ π/2, और रो इक्वल टू हमारा हो गया डी एस अपॉन डी साई। तो इस तरह से हमने एस और साई में रिलेशन निकाला। सो वी फाइंड रिलेशन ऑफ एस एंड साई, और इसको हम इंसेंट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। इसको हम नेज समीकरण या इंट्रिंसिक इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब बिंदु P पर हमने क्या देखा, रो इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट पी क्यू टेंडिंग टू 0, कॉर्ड नहीं है, आर्क है यहाँ पर, आर्क पी क्यू अपॉन एंगल, कर्वेचर एंगल ऑफ पी क्यू, ऑफ आर्क पी क्यू, ये आ जाएगा हमारे पास में। इसका हमने मॉडुलस ले लिया। तो इस तरह से ये जो स्पेशल है, ये वाली, ये आपके हर जगह सवालों में काम में आएगी। इस तरह से आप ये रो निकाल सकते हैं डी एस अपॉन डी साई से। अब इसके रो के लिए कार्टेशियन फार्मूला फॉर रेडियस कर्वेचर और पोलर फार्मूला और उससे संबंधित सवाल, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।